Hello children, how are you? Hope you will be fine. Okay, I am your Milky ma'am. Once again, I am in front of you and I will teach you your second part, dense forest. Have you learned your chapter's name? Yes, of course, Democratic Republic of Congo. We know about the Congo in last video. Today I will teach you in other topic. We have discussed about the location and climate. Today I will start from vegetation. Okay, let us see. This region has thick green forest. Trees are tall and hardwooded. These forests are unicomical because of the thick undergrowth of bushes and shrubs. Ebony, mahogany, and rubber are useful trees of this forest. तो चलिए हम लोग कॉन्गो के लोकेशन के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट है, ये तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ, और वहाँ और कौन कौन सी पौधे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है वो देखते हैं। वो है इबोनी है, महोगोनी है, रबर है। ये जो है इसका आपको वहाँ जंगल देखने को मिलता है। सराउंडिंग द एवरग्रीन फॉरेस्ट आर द ग्रासलैंड विथ शॉर्ट ट्रीज। और ये जो बड़ी बड़ी पौधे वाले, ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, ये छोटे छोटे घास से सराउंडेड हैं। चारों बगल इसके छोटे छोटे घास हैं और इससे ये लगा हुआ है। हियर द क्लाइमेट इज नॉट सो हॉट एंड वेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा ना तो गर्म है ना ही बहुत ज़्यादा भीगा हुआ है। दीज ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड द सवानाज। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ये इस टाइप का जो ग्रासलैंड, जो छोटे छोटे सर्स होते हैं, इबोनी और महागोनी को जो सराउंडेड किए हुए हैं, उसको सवानास कहते हैं। चलिए अब हम लोग इसके वाइल्ड लाइफ को देखेंगे कि वहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कौन कौन से जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। तो मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स सच एज मंकीज, गोरिल्लाज, pigeons, chimpanzees, baboons, okapi. Okapi is a type of horse. It look like a horse. Deadly insect and python snake are found in these thick forest. तो ये आप सभी जानते हैं बच्चों कि जहाँ थिक फॉरेस्ट होगा वहाँ जंगली जानवर होंगे ही। और ये आमतौर पे सभी जानते हैं कि चिंपैंजी और मंकी, गोरिल्लास, पाइथन, स्नेक्स, इंसेक्ट्स सारे जब घने जंगल होंगे तो ये सारे जंतु भी देखने को मिलेंगे। मर्शी areas are homes of elephants, rhinoceros and hippopotamus. First of all, I explain about the Mersey. Mersey means watery land. जहाँ पानी से भरा हुआ ज़मीन होता है उसको मर्सी लैंड्स कहते हैं। और वहाँ पे ज़्यादा हिप्पोपोटामस, राइनोसरस और एलिफेंट देखने को मिलते हैं। लार्ज वैराइटीज ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो फाइंड हियर। और वहाँ बहुत सारे बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। अब हम लोग देखते हैं लाइफ ऑफ द पीपल। Congo got independence in 1960 and is thinly populated 3.6 million people. पहले भी मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो था वो डिपेंडेंट था और उसकी आज़ादी उसको 1960 में मिली। उसका अर्लियर नेम जायर हुआ करता था, ये मैंने आपको बताया है। द पीपल लिविंग इन दिस रीजन हैव स्ट्रगल हार्ड फॉर अ लिविंग। वहाँ के लोग जो हैं, चूँकि वो जंगल से भरा हुआ है तो वहाँ के जो लोग हैं आज भी जंगली टाइप से रहते हैं और जीवन जीने के लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। द मेजॉरिटी ऑफ देम आर बांटो निग्रोज। और वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं? वहाँ के लोग, जो जंगली लोग हैं, उनको बांटो निग्रोस के नाम से जाना जाता है। इसी जनजाति के लोग वहाँ पाए जाते हैं। दे आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर एंड लिव इन अ ट्रेडिशनल वे। और उनका बनावट, शारीरिक बनावट होता है कि वो लंबे होते हैं, कर्ली हेयर होता है और वो ऐसे ही नंग धड़ंग रहते हैं।
दे स्पीक द बांटो लैंग्वेज, एंजॉय म्यूजिक एंड डांस। और बांटो उनके जनजाति का भी नाम है और उनका लैंग्वेज भी है, जो वो भाषा बोलते हैं वो बांटो लैंग्वेज ही बोलते हैं। और वो लोग गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं, वो अपने तरीके का गाना और अपने तरीके का डांस करते हैं। पीपल लिविंग इन कॉन्गो बासिन आर कॉल्ड पिग्मीज। अब मैंने आपको बताया है कि कॉन्गो रिवर जो है वो दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सबसे लार्जेस्ट रिवर, सेकंड लार्जेस्ट माना गया है। फर्स्ट रिवर का नाम है, वर्ल्ड के फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर का नाम नाइल है, ये तो आप सभी जानते हैं। और कॉन्गो रिवर जो है वो दुनिया का सबसे लंबा दूसरा नदी है जो, और वहाँ पे उसके जो बासिन्स हैं, उसके जो छोटी छोटी नदियाँ उससे जो निकलती है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको पिग्मीज कहते हैं। दे आर शॉर्ट इन हाइट एंड लिव इन टेम्पररी हट्स। और उनकी बनावट, उनकी शारीरिक बनावट कैसी होती है, वो लोग शॉर्ट हाइट के होते हैं और वो लोग का जो घर होता है वो हट होता है, हट झोपड़ी नुमा घर होता है और उनका परमानेंट हाउस नहीं होता है, क्योंकि वो लोग जंगली लोग होते हैं। आज अपना भोजन के लिए आज यहाँ है तो कल वहाँ है तो कल वहाँ है, इसलिए उनका हाउस जो है वो परमानेंट हाउस नहीं होता है। हंटिंग एंड गैदरिंग फूड इज देयर मेन ऑक्यूपेशन। शिकार करना और शिकार करके अपने भोजन को जमा करना ही मेन उनका ऑक्यूपेशन है, मेन उनका काम है। दे लीड अ प्रिमिटिव लाइफ। और वो जैसे प्रिमिटिव होता है अर्लियर, इसका मतलब होता है अर्लियर, जो पहले की तरह जीवन जिया करते थे। आज भी पिग्मीज जो है वो पहले जैसे, अब तो खैर बहुत डेवलपमेंट हो गया है, हर कंट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ये जो पिग्मीज हैं आज भी वो पुराने तरीके से ही रहते हैं। दिस कंट्री इज़ वेरी रिच इन वाटर रिसोर्स बट दे आर येट टू बी डेवलप्ड। ये वाटर रिसोर्स के लिए, चूँकि वहाँ पानी का कॉन्गो रिवर है, इसलिए वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज बहुत है। आपको मालूम है कि पानी का क्या यूज़ है? एक तो कल्टीवेशन में पानी का काम आता है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग पानी से उत्पन्न करते हैं, तो इस चीज़ के लिए वो रिसोर्स बहुत अच्छा माना गया है वहाँ। लेकिन अभी भी डेवलपमेंट जो है वो अभी भी वहाँ पे और कंट्री के मुकाबले कम है, धीरे धीरे हो रहा है। मिनरल्स, अब वहाँ क्या क्या मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी खनिज पाई जाती है वो देखते हैं। द कॉन्गो इज रिच इन मिनरल रिसोर्स। कॉन्गो को कह रहा है कि खनिज पदार्थ में कॉन्गो जो है वो बहुत ही रिच है। कोबाल्ट, बक्साइट, कैडमियम, कॉपर, पेट्रोलियम, डायमंड, गोल्ड, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, यूरेनियम, सिल्वर, रेडियम and coal are the main minerals found in here. The Congo region is a leading producer of hydroelectricity in the world. अभी मैंने आपको बताया कि वाटर रिसोर्स से क्या होता है, जल ऊर्जा से, तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इतना डेवलप्ड है कि पूरे वर्ल्ड में इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ से सप्लाई की जाती है। अब वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है, मेन पेशा क्या है वो देखते हैं। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन हियर। वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन जो कहा जाता है वो कृषि है। और वो लोग क्या क्या उपजाते हैं? मेजर फूड क्रॉप्स आर राइस, मेज, सुगर केन एंड कसावा। वहाँ पे लोग चावल, मक्का और ईख और कसावा की खेती करते हैं। कसावा आपको बताते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का कसावा जो है वो स्टेपल फूड है। कसावा जो है इज अ रूट क्रॉप। वो एक जमीन में होने वाला, जमीन के अंदर होने वाला वो एक क्रॉप है। इज द मेन फूड ऑफ द पीपल। और कसावा वहाँ के लोगों के लिए मेन फूड है। जैसे हम लोग चावल और गेहूं उपजाते हैं, हम लोगों के लिए तो मेन फूड यही है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कसावा ही जो है वो मेन फूड है। कैश क्रॉप ऑफ दिस रीजन आर कोका, कॉफी, टोबैको, कॉटन, रबर एंड ऑयल पाम। और कैश क्रॉप का मतलब आप जानते हैं, जिसको कि उपजाने से बहुत ज़्यादा हमें
पैसा आमदनी होता है, इसी को कैश क्रॉप कहते हैं। तो इस ये सब कॉफ़ी होता है, टोबैको होता है, रबड़ होता है, कॉटन होता है। चूँकि वहाँ फॉरेस्ट है, हरियाली बहुत ज़्यादा है, तो हर तरीके के उपज वहाँ आसानी से होती है, जिस वजह से वो इससे रिच है। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट, और वहाँ के लोगों का मेन खाने का जो डाइट है वो फिश है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्ट। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड एज इट इज़ डिफिकल्ट कंस्ट्रक्ट रोड एंड रेलवेज थ्रू द थिक फॉरेस्ट एंड मर्सी लैंड। वहाँ पे रोडवेज और रेलवे लैंड ट्रांसपोर्ट बहुत ही अनडेवलप्ड है, क्योंकि इतना थिक फॉरेस्ट है। इस वजह से वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट जो है वो सही नहीं है। मर्सी लैंड भी मैंने आपको बताया कि वहाँ वाटरी जगह को मर्सी लैंड कहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा पानी से भरा हुआ जगह है। इस वजह से ट्रांसपोर्टेशन वो वहाँ का सही नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट सिटीज़ और टाउन्स कौन कौन सा है ये हम लोग देखते हैं आज। The largest city is Kinshasa, the capital of Democratic Republic of Congo. Congo की राजधानी किंशासा है। It is situated in west of the country, और ये वेस्ट में बसा हुआ है। किंशासा इज द कैपिटल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और ये कंट्री के वेस्ट में बसा हुआ है। मतादी इज़ द मेन सी पोर्ट, और भी वहाँ के मेन जगह हैं, अदर सिटीज़ है लुम्बासी, कतांगा, किंशासा, किंसांगनी एंड मतादी। एंड उसमें मतादी जो है वो मेन सी पोर्ट है। अब पॉलिटिकल सिस्टम को हम लोग देखते हैं। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब क्या होता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है, डेमोक्रेटिक मीन्स हैविंग इलेक्टेड गवर्नमेंट। जैसे हम लोग अपनी सरकार चुनते हैं ना, हम लोग मीन्स जनता अपनी सरकार चुनती है ना, तो वैसे गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहते हैं। एंड रिपब्लिक मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट, और रिपब्लिक का मतलब होता है जो राज्यों का हेड हो। हु इज इलेक्टेड, वो भी इलेक्टेड होता है, मतलब चुना जाता है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब ये होता है, पीपुल इलेक्ट द गवर्नमेंट एज वेल एज हेड ऑफ द स्टेट, और लोग ही अपने जो गवर्नमेंट होते हैं उनको चुनते हैं, जैसे अपने यहाँ है। एंड कैन यू नेम द प्रेजेंट हेड ऑफ दिस स्टेट। आप गूगल, आपका ये वर्क है कि गूगल से सर्च कीजिएगा कि कौन वहाँ के हेड हैं। तो ये आपका जुलाई मंथ का कोर्स था बच्चों, मैंने इसको ख़त्म किया है। आप इसको बहुत थॉरली और पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये लेसन तो आपकी ख़त्म हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में मैं PDF डालूंगी जिसमें बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप से वो रहेगा, और क्वेश्चन आंसर मैं PDF में करके डालूंगी। इसके साथ कि आप अच्छे से रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।